स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स या रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस या रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स। इससे पहले हम प्लांट्स वाले चैप्टर में रेस्पिरेशन की थोड़ी सी डिस्कशन पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है। उसमें फूड ऑक्सीजन के साथ मिलती है और हमें एनर्जी देती है, और यही एनर्जी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें रिलीज होते हैं। अब देखें जी, ब्लड ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एवरी सेल इन द बॉडी। इन द सेल ऑफ आवर बॉडी ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट देम इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फूड वो जो आप खाते हैं, खुराक अपनी खाते हैं, और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जो आप सांस के अमल में लेके जाते हैं। और रेस्पिरेशन का अमल होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक नाम है, थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे, सारा आपको समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ याद रखने वाली बात है कि आपने एटीपी याद रखना है, या इसका कंप्लीट नेम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का पूरा जो तरीका है वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस में होता है, और इसमें एंजाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आपके यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेल तो नहीं दी गई है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें ऑक्सीजन फूड के साथ या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है एटीपी की फॉर्म में, और इसमें एंजाइम्स जो है वो इसके लिए हेल्पफुल होते हैं। इस अमल को प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन की टाइप्स बताई गई हैं। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन की दो टाइप्स बताई गई हैं। एक को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एक को बोलते हैं एनएरोबिक। एरोबिक एयर से निकला है, ठीक है, और एयर में हमें पता है कि इसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है। तो ऐसी रेस्पिरेशन की वो टाइप जिसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस लाजमी हो, या रेस्पिरेशन का वो अमल जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये वही वाली रेस्पिरेशन है जो हमने प्लांट्स में भी पढ़ी थी, कि जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होते हैं और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में आती है। और सिंपल इसको हम क्या बोल रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नेसेसरी है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल इन द प्लांट्स, एनिमल एंड ओवर ऑन बॉडी सेल। तो रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगली टाइप की बात की गई है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक का मतलब है वो रेस्पिरेशन जो विदाउट ऑक्सीजन होती है। अब ऐसी कौन सी रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के बगैर होती है? देखें जी इसकी डिटेल। द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपने दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि एनएरोबिक का मतलब है इसमें ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं है, मतलब ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बगैर हो रही है। दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। साथ में क्या बात की गई है? अगर ये रेस्पिरेशन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो उसका मतलब है एनर्जी तो रिलीज करेगा, लेकिन वो एनर्जी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में कम होगी। अच्छा, अब कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं? उसमें एग्जांपल दी की है यीस्ट की। यीस्ट रिस्पायर एरोबिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर उसमें ऑक्सीजन मिल जाए तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, और अगर यीस्ट को ऑक्सीजन ना मिले तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। इट कैन आल्सो रिस्पायर एरोबिकली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यीस्ट में क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो रही है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो रही है। The product of anaerobic respiration in the yeast are ethanol, carbon dioxide and energy। ये तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी बननी है, एनर्जी भी बननी है, लेकिन अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एथेनॉल, या इसको सिंपल क्या कह रहे हैं? अल्कोहल। अब यीस्ट में क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो रही है जो कि विदाउट ऑक्सीजन है, उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक्चुअली क्या है? इट इज दी एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा और जो एग्जांपल दी गई है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? हमारे मसल्स में। ओवर मसल्स नॉर्मली रिस्पायर एरोबिकली। नॉर्मली अगर हैं तो वो एरोबिकली रिस्पायर कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन नेसेसरी है, लेकिन व्हेन वी रन फास्ट enough oxygen is not available for the muscle cell to respire aerobically over muscle respire anaerobically। कि अगर आप एकदम से तेज भागना शुरू कर दें या एक्सरसाइज शुरू कर दें, तो आपने देखा है कि आप तेज भागें या एक्सरसाइज करें तो आपको अपना सांस फूलता हुआ महसूस होता है। उस वक्त क्या होता है कि आपके बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ऑक्सीजन इतनी मिकदार में आपकी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं हो रही होती। तो जब ऑक्सीजन की ये डेफिशिएंसी होगी तो इस डेफिशिएंसी की वजह से
आपकी बॉडी सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी और उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, एनर्जी तो मिलेगी लेकिन साथ में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड दस प्रोड्यूस इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर विच कन्वर्ट इट बैक इनटू ग्लूकोज। तो उस लैक्टिक एसिड को लीवर की तरफ भेज दिया जाता है जो उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जी, अब आगे डिफरेंस दिया गया है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है, देखें जी। हमें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, जबकि एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। देन एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, जबकि अगर एनारोबिक में आ जाए तो वहां पे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है आपके बॉडी सेल्स में, और अगर यीस्ट में हो तो वहां पे अल्कोहल बनता है। इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यूनिट्स फॉर द मेजर ऑफ एनर्जी आर जॉल्स एंड किलो जॉल्स। अब क्योंकि हम बार बार एनर्जी की बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, तो यहाँ पे अब आपको एनर्जी का यूनिट भी बता दिया गया है, क्या है वो, या जॉल्स होगा या किलो जॉल्स। किलो जॉल एक बड़ा यूनिट होगा। और अदर कॉमनली यूज यूनिट्स टू मेजर एनर्जी इज कॉल्ड द कैलोरीज एंड किलो कैलोरीज। ठीक है, बस आपने ये इनको याद रखना है कि एनर्जी के यूनिट्स क्या है। 1 ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूस अबाउट 3800 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में 1 ग्राम ग्लूकोज रिस्पायर हो रहा है तो उससे आपको 3800 कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। जी, आपसे पूछा गया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो आपसे पूछा गया है कि अ सब्सटेंस दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को तेज कर दे उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। The chemical reaction taking place in the living bodies are called biochemical reaction. Biochemical reaction उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहे हैं, लिविंग सेल्स में हो रहे हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया है बायोकेमिकल रिएक्शंस। एंड द कैटलिस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन आर एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है, दीज आर एक्चुअली द कैटलिस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस। और ये एक्चुअली होते हैं कि दीज आर द टाइप ऑफ प्रोटीन। अगर आपसे आप पूछ लिया जाए कि एंजाइम्स क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन, और इनका फंक्शन क्या है, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू एनहांस द बायोकेमिकल रिएक्शंस। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अब हमने ब्रीथिंग की भी बात की, रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग एक्चुअली क्या है, सिर्फ सांस लेने का अमल है कि जिसमें आपने ऑक्सीजन लेके जानी है, इनहेल करनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करनी है, और इसमें कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं वो सारा ब्रीथिंग प्रोसीजर में आ जाएगा। जबकि रेस्पिरेशन क्या है, ये एनर्जी प्रोसेस है कि जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और खुराक किस तरह से ब्रेक डाउन करती है। देखें जी, अब इसमें ब्रीथिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इट इज द सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जबकि रेस्पिरेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। कि रेस्पिरेशन में एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, किस तरीके से वो रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, खुराक के अंदर कौन कौन से चीजें एक्ट करती हैं, उसको तोड़ती हैं, और इसमें क्या प्रोडक्ट होते हैं, और किस तरीके से इसमें एनर्जी आपको मिलती है, और कौन से एंजाइम इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये एक पूरा तरीका है, मतलब ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है रेस्पिरेशन। फिर क्या है, ब्रीदिंग टेक प्लेस इन द एल्वोलाई ऑफ लंग। हम ब्रीदिंग का पूरा जो पढ़ चुके हैं डिटेल की, एल्वोलाई ऑफ लंग्स में होती है। जबकि रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। ह्यूमन बॉडी में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल, और हर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली जिसको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होती है। अच्छा जी, ब्रीथिंग का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ ब्रीथिंग इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स एंड गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द सेल। ब्रीथिंग का प्रोसीजर कि उसमें आपने ऑक्सीजन को लेके जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, कि हर सेल को ऑक्सीजन मिले और हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाए। लेकिन रेस्पिरेशन का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू होल बॉडी फॉर कैरिंग ऑन एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। रेस्पिरेशन का मकसद आपकी तमाम बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना है। फिर ब्रीथिंग में रिब मसल्स और चेस्ट कैविटी इंक्लूड होती है, कि रिब मसल इन द चेस्ट कैविटी एंड डायफ्राम प्ले की रोल इन द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। जबकि रेस्पिरेशन में क्या है, मसल्स आर नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, इसलिए इसमें मसल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग एक्टिविटी। ब्रीदिंग एक्टिविटी में एंजाइम इंक्लूड नहीं है। जबकि रेस्पिरेशन क्योंकि एक बायोकेमिकल रिएक्शंस है, तो इसमें एंजाइम नेसेसरी होंगे, वो जरूर होंगे, तो ही ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा। जी, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। क्या किया गया है कि ओपन द लिड ऑफ द बॉटल कंटेनिंग फिजी ड्रिंक। फिजी ड्रिंक मतलब जो भी आप ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जिसमें कोका कोला आ गई है, 7 अप है, ड्यू है,
स्ट्रिंग है, ये सारी जो फिजी ड्रिंक्स है, ठीक है, इन ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अच्छा जी, यू विल ऑब्जर्व द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बोतल, ठीक है। जैसे ही आप एकदम से ढक्कन खोलते हैं, आपने देखा है कि बोतल के अंदर से शू शू की आवाज़ें आती है, उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब क्या क्या गया, ऐड अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ कॉमन साल्ट इन बोतल। अगर आप इस बोतल में थोड़ा सा साल्ट या थोड़ा सा नमक ऐड कर दें तो आपने देखा क्या होता है, वो एकदम से क्या, जैसे यहाँ पे शो किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स बन रहे हैं और वो सारा ये बोतल कोल्ड ड्रिंक जो वो बाहर की तरफ आ जाती है। क्यों? क्योंकि नमक वहाँ पे वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है, और कैटलिस्ट का काम क्या है कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देना, उसको तेज़ कर देता है, तो जिसकी वजह से ये कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा ऊपर बबल्स बन जाते हैं और वो बाहर की तरफ आ जाती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिजीजेज। रेस्पिरेटरी डिजीजेज से मुराद रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीजेज हैं, कौन सी बीमारियां वो कैसे होती हैं और उनकी रीज़न क्या है और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले है कॉमन कोल्ड। जैसे आप इसमें कॉमन कोल्ड को कहेंगे जिसमें आप बोलते हैं जी सर्दी लग गई है या ठंड लग गई है। तो कॉमन कोल्ड इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड क्या है, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन से मुराद है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस चला गया है जिसकी वजह से ये कॉमन कोल्ड होगी। इसकी सिम्टम क्या होगी, कफ, सोर थ्रोट होगा, मतलब खांसी आएगी, गला खराब हो सकता है, रनिंग नोज है, फ्लू हो सकता है, नेजल कंजेशन है कि सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, जैसे कहते हैं नाक बंद हो गया है, स्नीजिंग मतलब आपको छींक आएगी। द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम इज थोरो एंड रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, गेटिंग रेस्ट एंड यूजिंग लिक्विड इन डाइट्स। तो क्या है कि आप अपनी सफाई का ख्याल रखें कि अपने हाथों को बार बार धोएं, और अगर आपको ये हो गया है तो आप उस वक्त रेस्ट करें और लिक्विड इन डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड यूज़ करें। देयर इज़ नो प्रॉपर मेडिसिन फॉर द कॉमन कोल्ड इफ द सिम्पटम परसिस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर फिर भी इसमें सिम्टम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि आप प्रिकॉशंस यूज़ करें। अगला आ जाता है जी निमोनिया। निमोनिया क्या है? निमोनिया इज अनदर कॉमन इलनेस विच ओकर इन ऑल एज ग्रुप। निमोनिया इज द लंग डिजीज, ठीक है। निमोनिया किसकी है? लंग डिजीज। क्या होती है? इट कैन बी कॉज बाय बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन। अब निमोनिया 3 टाइप के जर्म्स की वजह से हो सकती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरल, चाहे वो फंगस की वजह से हो। सिम्टम्स इसमें देखें क्या है, इसकी भी कफ है, खांसी होगी, साथ में क्या है, चेस्ट पेन, आपके सीने में दर्द होगी, फीवर, बुखार हो सकता है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। ये 4 सिम्टम जो है, अगर खांसी या चेस्ट पेन है, बुखार भी और सांस लेने में अगर मुश्किल हो रही है, तो ये किसके सिम्टम्स हैं? निमोनिया के। निमोनिया के दरमियान एक्चुअली होता क्या है कि आपके जो लंग्स में एल्वोलर सैक्स हैं, दे आर फिल्ड विद द फ्लूइड या पस, कि उन एल्वोलर सैक में फ्लूइड पस फिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन आपकी बॉडी तक नहीं जाती और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से नहीं निकलती। यही वजह है कि आपको सांस लेने में मुश्किल होती है और आपका सिम्टम्स जो है वो बहुत तकलीफ देते हैं इसके। तो निमोनिया इज ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक्स एज एडवाइज बाय द फिजिशियंस। इसका मतलब है निमोनिया अगर हो जाए तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स मतलब मेडिसिन है जिससे उसको क्योर किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। प्रिवेंटिव मेजर इसमें क्या बताया गया है? वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड जर्म्स, यूज टिश्यू पेपर और हैंडकरचीफ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। कि अगर आपको कफिंग आ रही, खांसी आ रही, स्नीजिंग आ रही है तो आप टिश्यू पेपर या अपने रुमाल का इस्तेमाल करें। इसका मतलब क्या है कि ये जर्म्स जो है वो दूसरों तक ना ट्रांसफ़र हो जाएं। जी, थर्ड डिजीज़ जो इसमें आपको दी गई है वो एस्थमा। एस्थमा भी सांस की बीमारी है। क्या है कि इसमें भी डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग होती है, ठीक है। कॉमनली इट इज़ एन एलर्जिक रिस्पॉन्स। एस्थमा एलर्जी की वजह से हो सकता है। एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू सब्सटेंस लाइक पोलन, हाउस होल्ड डस्ट, पर्टिकुलर फूड और दी फीदर फॉर्म पिलो। आपने देखा होगा कुछ लोगों में कहते हैं जी ये अस्थमा के पेशेंट है, उनको कि अस्थमा जो है वो किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है, चाहे वो डस्ट एलर्जी हो या पोलन एलर्जी हो या कोई और तरह की एलर्जी हो जिसकी वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो अ कैरेक्टरिस्टिक विस्लिंग साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। तो जैसे ही वो सांस लेते हैं तो सांस लेने के अमल के दौरान उनके साथ में सांस के साथ थोड़ी सी आवाज़ आती है। एस्थमा कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग आवरसेल्फ सेफ फ्रॉम पोलन, हाउस होल्ड डस्ट एंड फीदर्स फ्रॉम पिलो। क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शन है तो इसको कंट्रोल करना ही कैसे है कि आप उन चीज़ों से बच के रहें जो आपको एलर्जी क्रिएट करती हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।